So hello my dear students, once again I welcome you all on the platform Field Learning BST by Ravilas Kumar, and today I am going to start with a new subtopic under the topic application of derivatives. Whose name is the increasing and the decreasing functions. The increasing and the decreasing functions, ध्यान रखिएगा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस है तो आपका हाथ तुरंत घूमना चाहिए है ना. इंक्रीजिंग मतलब ऊपर की ओर जाना है एंड डिक्रीजिंग मतलब ऊपर से नीचे की ओर आना है, राइट है. तो हम बेसिकली आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आपके हाथों से ही हो जाएगा. आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आप बस अपने हाथ घुमा करके समझ जाओगे भाई. बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस पूरे टॉपिक का. कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट आपसे यहाँ पे डिमांड नहीं रहेगी कि आपको बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर अप किए होने चाहिए, बहुत सारी नॉलेजेस होनी चाहिए. नहीं, इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए बस आपके पास बेसिक डिफरेंशिएशन मालूम होना चाहिए एंड बेसिक कैलकुलेशन मालूम होना चाहिए. तो आज के टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग, जिसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको इलेबोरेट कर दे रहा हूँ कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है एंड उसके बाद हम लोग आएंगे डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है. वन बाय वन हम दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द इंक्रीजिंग फंक्शंस. सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग आते हैं इंक्रीजिंग फंक्शंस के डेफिनेशन के ऊपर एंड किस तरीके से हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन के कंडीशंस को डिराइव करेंगे, हम ये चीज़ देखते हैं, राइट. और इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है हम लोग ये भी समझ लेंगे साथ में. जैसे कि अभी आपको बताया कि इंक्रीजिंग फंक्शन बोला तो आपका हाथ ऊपर जाना चाहिए. नहीं, जैसे आपने कोई बॉल थ्रो किया है ना, तो बॉल थ्रो अगर किया है आपने, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि इसकी हाइट गेन हो रही, राइट है. तो एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाता है कि नहीं, तो वहाँ पे जाकर के स्टॉप हो जाता है. मतलब ये क्या हो रहा है कि इसकी हाइट इंक्रीज हो रही सिर्फ, राइट. तो ये इंक्रीजिंग हो गया फर्स्ट इंटरवल में, ठीक है. एंड उसके बाद हाइट एक मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा. उसके बाद क्या होगा कि डिक्रीज होना शुरू होगा, राइट है. तो यहाँ से जब डिक्रीज होना शुरू हुआ ना, तो वहाँ से क्या हुआ, मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया. पहला इंक्रीजिंग हुआ फिर डिक्रीजिंग हुआ. इस तरीके से यहाँ पे बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. इसको हम लोग ग्राफिकली, ज्योमेट्रिकली एंड मैथमेटिकली हर तरीके से समझेंगे एक एक करके. पहले देखते हैं हम लोग, ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है, मैथमेटिकली किस तरीके से ये डिफाइन है, हम लोग ये देखते हैं. कह रहा है कि अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल ए बी ओपन इफ फॉर x1 लेस देन x2. ध्यान रखिएगा, x1 लेस देन x2, f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2. मतलब क्या कह रहे हैं कि छोटे x1 छोटी वैल्यू x के लिए है ना, मीन्स x की छोटी वैल्यू के लिए fx छोटा होगा और x की बड़े वैल्यू के लिए fx का वैल्यू बड़ा होगा. अच्छा, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. मतलब ये सीधा सीधा ये कहना चाह रहा है कि जब x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा. ये कह रहा है ग्राफिकली, राइट. हम लोग समझ लेंगे. यहाँ पे मैथमेटिकली यहाँ पे लिखा हुआ है वापस कि फॉर स्मॉलर इनपुट स्मॉलर आउटपुट इट विल गिव यू, राइट, एंड फॉर हायर इनपुट इट विल गिव यू हायर आउटपुट्स, राइट. बड़ा सिंपल सा है भाई. अच्छा, अब इस चीज़ को मैं ग्राफिकली यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैंने किसी फंक्शन का ग्राफ ले लिया जो कि इंक्रीजिंग है, ठीक है, जो कि इंक्रीजिंग है. इंक्रीजिंग का सीधा सा मतलब ये हो गया अभी कि अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ेगा, राइट. x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, करेक्ट. x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है. बहुत ही आसान. अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब समझिएगा कि मैंने इस पॉइंट को x1 कह लिया और इसको x2 कह लिया. और अभी इस ग्राफ से थोड़ा सा हट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे. फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव पढ़ा होगा आपने, है ना. फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव जब पढ़ा है तो वहां पे आपको बताया गया होगा, है ना, कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब एफ डैश एक्स किस तरीके से डिफाइन किया जाता है. तो ऐसा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच. सेम है कि नहीं, राइट. अभी यहाँ पे क्या किया है कि चूंकि हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं ना, तो मैंने क्या किया कि यहाँ जो x2 है ना, इसको मैंने x प्लस एच कह लिया और यहाँ पे जो x1 है ना, उसको मैंने x कह लिया, ठीक है. सही बात है. तो अगर ये x प्लस एच हुआ और अगर ये x हुआ, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप है ना, ये आपको h देखी जाएगा बच्चे. बिल्कुल सही बात है सर जी. अभी समझिएगा कि अगर ये x प्लस एच हो गया, मतलब क्या हो गया, ये तो f ऑफ x2 हो गया ना सर. यस, राइट. एंड ये f ऑफ x है, मतलब ये तो सर ये f ऑफ x1 हो गया ना सर. बिल्कुल सही बात है. तो f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 की बात हम लोग कर रहे हैं. एग्जैक्टली. तो आप यहाँ से देख भी सकते हो कि ये जो हाइट है ये है f ऑफ x2 और ये जो हाइट है AP ये है आपका f ऑफ x1. तो क्या f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 पॉजिटिव नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा. अगर ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो हम दूसरे तरीके से समझते हैं. मैं यहाँ पे आ जा रहा हूँ कि अभी मैं x और x प्लस एच के टर्म एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई x प्लस एच बड़ा है किससे, x से. सही बात है. कब बड़ा होगा, जब आप h को पॉजिटिव ले रहे हो, क्योंकि अगर h को निगेटिव ले रहे तो x प्लस एच
वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा x के, राइट है। अच्छा, तो x प्लस एच इज ग्रेटर देन x, इट मीन्स फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f ऑफ x प्लस एच इज ग्रेटर देन f ऑफ x, राइट। दिस कंडीशन इज ओनली फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो ऐसा होगा। सो बाय डेफिनेशन ये सही चल रहा है भाई अभी तक। मतलब अगर आप इसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, दैट्स राइट। ओके, नेक्स्ट। और h क्या था बच्चे? पॉजिटिव लिया सर। अच्छा, पॉजिटिव लिया मतलब न्यूमरेटर में पॉजिटिव, बिल्कुल सही। डिनोमिनेटर में पॉजिटिव, बिल्कुल सही। पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव मिलता है, पूरी दुनिया जानती है। अच्छा, मतलब पॉजिटिव मिल गया। ओके, तो मतलब आपको कंडीशन मिल चुका है किसका? इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन क्या मिला आपको? कंडीशन आपको ये मिला है कि अगर किसी भी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो किसी इंटरवल में और f डैश x अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है, मतलब फंक्शन उस इंटरवल में क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। जैसे यहाँ से यहाँ के बीच देखा हमने, x1 से x2 के बीच हमने अगर इसको डिफरेंशिएट किया, कहीं पे भी डिफरेंशिएट किया, तो f डैश x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, राइट है, हमेशा पॉजिटिव आएगा। सो कंडीशन इज f डैश x मस्ट बी पॉजिटिव फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों ऐड करते हैं हम लोग, इसके बारे में जरा सा बात करेंगे, इस शब्द के बारे में कि ये क्या है, ना, इसको क्यों यहाँ पे ऐड किया गया है। और यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन को दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। पहले कैटेगरी का नाम है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, जिसके बारे में आप अभी पढ़ चुके हो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन जब भी आएगा तो आप f डैश एक्स हमेशा क्या लिखोगे? पॉजिटिव लिखोगे, राइट है, ये हो चुका है। एंड दूसरा क्या है? ओनली इंक्रीजिंग, या जिसको हम लोग नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। नॉन डिक्रीजिंग मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ डिक्रीज नहीं करेगा, राइट, वो डिक्रीज नहीं करेगा। तो क्या होगा भाई? अगर डिक्रीज नहीं किया तो क्या होगा? या तो वो इंक्रीज करेगा, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, या तो वो इंक्रीज करेगा या तो कांस्टेंट रहेगा। देखिए इस ग्राफ को देखिएगा ध्यान से जरा, कि यहाँ पे मैंने एक x1 से लेके x4 के इंटरवल तक मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, जिसमें x1 से x2 के बीच फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इज दैट क्लियर? राइट, ये इंक्रीज हो रहा है। एंड फ्रॉम x2 टू x3 इट इज कांस्टेंट, राइट, y का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। एंड फ्रॉम x3 टू x4 अगेन इट इज इंक्रीजिंग। तो ये जो पहला इंटरवल हो गया, इसमें मतलब x1 से x2 में कैसा रहेगा? तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। और x3 से x4 में कैसा रहेगा? तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। और x2 से x3 में कैसा रहेगा? तो कांस्टेंट रहेगा, राइट है, मतलब ये कांस्टेंट रह रहा है। सो अगर ओवरऑल इस पूरे ग्राफ की बात की गई ना, तो इसके बारे में आप क्या डिस्क्राइब करोगे? दिस इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब कहीं डिक्रीज नहीं होगा खाली भाई, है ना, या तो ये इंक्रीज होगा या तो ये कांस्टेंट रहेगा, राइट। नॉन डिक्रीजिंग मतलब, डिक्रीजिंग मतलब क्या होता है कि ये नीचे की ओर x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, ऐसा। तो कहीं इस तरीके से डाउन जा रहा है कि ग्राफ कहीं नहीं जा रहा है, ये इंक्रीज किया, कांस्टेंट रहा, इंक्रीज किया। अच्छा, अभी समझिएगा यहाँ पे एक और चीज कि अगर मान लीजिए सपोज, है ना, कि यहाँ पे मैंने नॉन डिक्रीजिंग की बात कर ली, तो नॉन डिक्रीजिंग के लिए स्पेशल कंडीशन क्या रहेगा? तो यहाँ पे सिर्फ ये रहता है कि f डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे इक्वलिटी भी आती। क्यों आती भाई? ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि अगर x2 से लेके x3 के बीच की बात करूंगा मैं, ठीक है, x2 से लेके x3 के बीच की बात करूंगा, तो ये वाली हाइट और ये वाली हाइट सेम है। अगर ये दोनों हाइट सेम हो गया बेटा, ठीक है, समझिएगा, ये दोनों हाइट अगर सेम हो गया, मतलब f ऑफ x3 इक्वल्स टू f ऑफ x2 हो गया, तो इसके बीच में अगर कहीं भी डिफरेंशिएट किया मैंने, तो f डैश x का वैल्यू 0 आएगा कि नहीं आएगा? ये सुनो, समझने का पहला तरीका कि अगर ये दोनों हाइट सेम हो गया मतलब 0 बाई एनीथिंग इज 0। या दूसरा तरीका कि अगर ये दोनों हाइट सेम है, ठीक है, अगर ये दोनों हाइट सेम है बच्चे, ठीक है, तो ये वाला जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल रहेगा, राइट, यहाँ से यहाँ तक। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल रहेगा मतलब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा। अच्छा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा मतलब इसका स्लोप 0 होगा, बिल्कुल सही बात है। तो स्लोप 0 होगा मतलब f डैश एक्स का वैल्यू साथ में 0 भी होगा। सो यहाँ से यहाँ तक देखिएगा f डैश एक्स पॉजिटिव है और यहाँ से यहाँ 0 है, फिर पॉजिटिव है, राइट। सो इस केस में हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं कि जो f डैश एक्स का वैल्यू आएगा या तो ग्रेटर दैन 0 होगा या तो इक्वल टू 0 होगा। सो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ले लिया मतलब फंक्शन इज ओनली इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग। क्लियर है? ओनली इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग मतलब डिक्रीज नहीं करेगा, या तो वो इंक्रीज करेगा या कांस्टेंट रह सकता है, कोई तकलीफ नहीं है। इंक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहेगा, दोनों चीज़ हो सकता है। डिक्रीज नहीं करेगा, सिर्फ ध्यान रखना है। नॉन डिक्रीजिंग नाम पकड़ के रखिएगा, ये बहुत हेल्प करेगा आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझने में, ठीक है, कि किस तरह का फंक्शन है, राइट है। अच्छा,
अभी कुछ ग्राफिकली मैं आपको दिखाता हूँ कि नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन या फिर इंक्रीजिंग फंक्शन कितने तरह के होते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी ग्राफिकली दिखा रहा हूँ कि इंक्रीजिंग फंक्शन कितने तरह के हो सकते हैं। तो देखिएगा बच्चे, इंक्रीजिंग फंक्शन ये हो गया, या इंक्रीजिंग फंक्शन ये हो गया, या इंक्रीजिंग फंक्शन ये हो गया। अच्छा, इसको कहते हैं कॉनकेव डाउनवर्ड। ठीक है, ये है कॉनकेव डाउनवर्ड। ठीक है, और ये कैसा है, ये है स्ट्रेट लाइन। ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन। और ये कैसा है, ये है कॉनकेव अपवर्ड। ठीक है, राइट। तो ये 3 तरीके से हो सकता है, जो कि ये सारे के सारे कैसे हैं, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस हैं बच्चे, राइट। अच्छा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस हो गया। अभी और बात कर रहे हैं हम लोग, जिसमें कि मैं ये बता रहा हूं कि नॉन डिक्रीजिंग वाला केस बताओ सर आप। नॉन डिक्रीजिंग वाला केस, तो नॉन डिक्रीजिंग वाला केस ऐसा रहेगा कि जिसमें या तो बढ़ सकता है या तो कांस्टेंट हो सकता है। तो ये इस तरह से हो सकता है कि बढ़ गया, कांस्टेंट हो गया, फिर बढ़ रहा है, किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, ये इंक्रीज कर गया बच्चे, ठीक है, इस तरीके से कांस्टेंट रह गया, फिर से ये इंक्रीज कर गया, राइट। तो ये इसमें इन दोनों केसेस में क्या होगा, एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। ऐसे बहुत सारे ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं जो कि नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन की ग्राफ हैं। जैसे यहाँ पे ये 2 ड्रॉ किया है, और भी तरीके से ड्रॉ किया जा सकते हैं। आप स्ट्रेट लाइन ले लीजिए सर, ये इंक्रीज किया, कांस्टेंट रहा, इंक्रीज किया, राइट। तो ये सेम कंडीशन यहाँ पे भी आप अप्लाई करोगे, राइट है। तो अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लेना चाहूँ, ठीक है, फंक्शंस, प्रॉपर फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, देखते हैं जी, है ना। कह लीजिए कि अगर y इक्वल्स टू ई रेज़ टू एक्स के बारे में पूछा आपसे, ठीक है, तो ये इसके बारे में क्या आप कमेंट करेंगे। y इक्वल्स टू ई रेज़ टू एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है कि नहीं। तो ये y एक्सिस है आपका, x एक्सिस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बिल्कुल सही बात है। कहीं पे ये कांस्टेंट नहीं है। कहेंगे सर ये तो इन्फिनिटी पे जा करके x एक्सिस को टच करेगा कहीं, अरे इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा, राइट है। तो वहाँ पे टच करेगा लगभग, लेकिन उसके जस्ट पहले वो क्या हो रहा है ना, टेंडिंग टू 0 हो रहा है, राइट है, टेंडिंग टू हो रहा है, मतलब ये कहीं कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। जब x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है, यूँ, करेक्ट है। तो ये कैसा रहेगा, यहाँ पे f डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा बच्चे, सही बात है। अगर y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x टू द बेस a की बात की मैंने, है ना, तो इसका ग्राफ याद है आपको कैसा होता है, ध्यान में नहीं आ रहा है, ये इस तरीके का होता है बच्चे, ठीक है। अगर हमने log x का ग्राफ ड्रॉ किया बेस a में लेके, तो यहाँ पे क्या है कि ये भी जब x बढ़ रहा है ना तो y बढ़ रहा है। देखो आप, x इंक्रीजिंग, y इंक्रीजिंग, राइट। सो दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फंक्शंस, करेक्ट। सो ये कुछ इंक्रीजिंग फंक्शंस के टाइप हो गए। अब हम लोग सेम कॉन्सेप्ट डिक्रीजिंग फंक्शन में अप्लाई करेंगे। जस्ट देखिए, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन ऑलमोस्ट कह लीजिए कॉन्सेप्चुअली सेम है। एक उल्टा हो गया भाई इसका, कि अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऊपर जा रहा है, डिक्रीज होगा तो नीचे आएगा। मतलब जब f डैश एक्स पॉजिटिव था, आई मीन जब इंक्रीजिंग था तो f डैश एक्स पॉजिटिव था, तो जब डिक्रीजिंग होगा तो कॉमन सेंस f डैश एक्स नेगेटिव हो जाएगा। और किस तरीके से होगा हम लोग अभी ये देखेंगे। तो देखते हैं अभी हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है भाई, है ना, व्हाट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। यहाँ पे अ फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स इज कॉल्ड, यहाँ पे स्ट्रिक्टली ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल a to b if x1 लेस देन x2, है ना, फॉर ऑल x1 लेस देन x2 f of x1 is greater than f of x2। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जब लेसर वैल्यू ऑफ x ले रहे हो ना तो हायर वैल्यू ऑफ y मिल रहा है, एंड जब हायर वैल्यू ऑफ y x ले रहे हो ना तो क्या हो रहा है, लेसर वैल्यू ऑफ y मिल रहा है। समझने की कोशिश करिएगा कि जब आपने यहाँ पे छोटा x लिया तो यहाँ पे क्या मिला, बड़ा y मिला। मतलब यहाँ पे देखो x1 लेस है x2 से, लेकिन fx1 क्या है, ग्रेटर देन है fx2 से, राइट। मतलब कि जब x बढ़ रहा है ना बच्चे तो y क्या हो रहा है, y घट रहा है। समझिएगा, आप देख लो कि x बढ़ रहा है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ना कि x1 इज लेस देन x2, सही बात है। देखो एक ग्राफ कंसीडर किया हमने भाई, एक कर्व लिया है हमने, किसी भी फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ये कर्व ले लिया है, पी क्यू ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे दिख रहा है कि x1 लेस देन है x2, बिल्कुल सही बात है। और फिगर से ये भी आपको क्लियर दिख रहा है कि एफ ऑफ x1 जो है, ये वाली हाइट मतलब AP, दिस इज एफ ऑफ x1, राइट, एंड BQ दिस इज एफ ऑफ x2। तो यहाँ से ये भी क्लियर है कि एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन एफ ऑफ x2 है, सही बात है। मतलब एफ ऑफ, अच्छा x1 को अगर हमने x कह लिया भाई, राइट है, और x2 को हमने x प्लस h कह लिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा ये h होगा, राइट है, और h पॉजिटिव होगा, राइट, h पॉजिटिव होगा, ये ले लिया है। और x1 को x कह लिया, x2 को x प्लस h कह लिया। इट मीन्स एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा।
मतलब ये लेस देन अगर 0 हो गया बच्चे, अभी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये लेस देन 0 हो गया तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव जो आपने पढ़ा है, जिसमें एफ डैश एक्स को लिखते हैं आप लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच, मतलब ऊपर का न्यूमरेटर का क्वांटिटी क्या आएगा, नेगेटिव आ गया, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर में h है, h वी हैव टेकन इट एज पॉजिटिव, so negative by positive gives you negative. Okay, that is for strictly decreasing functions. The differentiation means the slope of the tangent at any point in the interval is always negative. This is for strictly decreasing functions, right? Now in the similar way that of increasing functions, we have also divided the decreasing function in two categories. The first category is strictly decreasing function. नाम से तो पता चल गया कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मतलब ये वाली चीज़ है सेम, मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा, सही बात है, इसके बारे में स्टडी हम लोग कर चुके हैं। एंड दूसरा क्या है, ऑनली डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग। बच्चे ध्यान रखिएगा, ऑनली डिक्रीजिंग कह लीजिए या नॉन इंक्रीजिंग कह लीजिए, ठीक है। मतलब क्या, नॉन इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीज नहीं करेगा, या तो डिक्रीज करेगा या तो कांस्टेंट रहेगा, राइट है, या तो डिक्रीज करेगा या तो कांस्टेंट रहेगा, सही बात है। तो यहाँ से यहाँ तक आप ग्राफ देखिएगा कि ये क्या हो रहा है बच्चे, ये डिक्रीज हो गया सर, और यहाँ से यहाँ क्या हो, तो सर ये कांस्टेंट है, वापस क्या हो रहा है, तो सर डिक्रीज हो रहा है। मतलब यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों पोर्शन के लिए एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो लेस देन 0 होगा। और मैं अगर इस पोर्शन की बात कर लूँ, इसकी बात, ठीक है, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या होगा, तो ये सर 0 हो जाएगा, राइट। मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ये कैसा है, ये दोनों, तो ये दोनों सर, ये दोनों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, राइट। ये दोनों इंटरवल स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ए से बी और सी से डी। बट अगर मैंने पूछा बी से सी के बारे में, आप कमेंट करिए, तो कहेंगे बी से सी के बीच ये कैसा है, ये कांस्टेंट फंक्शन है सर, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब इसका स्लोप 0 है। कांस्टेंट फंक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस रहेगा, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस मतलब सॉरी पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा, मतलब स्लोप 0 रहेगा, स्लोप 0 रहेगा, मतलब एफ डैश एक्स 0 होगा, राइट है। अच्छा, अगर ये सारी चीज़ें सही है तो जिस तरीके से मैंने इंक्रीजिंग फंक्शंस के केस में दोनों केस बताया था, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला भी और नॉन डिक्रीजिंग वाला भी, बहुत सारे मैंने आपको ग्राफ दिखाए थे उसके, तो उसी तरीके से क्या हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस और नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ग्राफ शो कर सकते हैं। ज़रा इस चीज़ को हम ग्राफिकली समझ लेंगे तो बहुत आसान होगा, कॉन्सेप्ट को दिमाग में लंबे समय तक रखना, कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करिएगा, किसी भी कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्चुअली रटना नहीं है कि भाई डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए स्लोप लेस देन 0 एंड इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ग्रेटर देन 0, रटना बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, हमेशा आपके कॉन्सेप्ट में ये चीज़ें रहनी चाहिए। डिक्रीजिंग बोला, सॉरी डिक्रीजिंग बोला, नीचे जाएगा यार, है ना, डिक्रीजिंग बोला मतलब नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है मतलब निगेटिव सेंस है, निगेटिव सेंस है मतलब स्लोप निगेटिव होगा, सही है। एंड अगर इंक्रीजिंग बोला मतलब ये ऊपर जाएगा, और ऊपर गया मतलब ये पॉजिटिव सेंस में है, मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा, राइट है। एंड कांस्टेंट में तो 0 होता है, पूरी दुनिया जानती है कि नहीं। तो चलो हम लोग ग्राफ देखते हैं भाई, कुछ है ना, 2-4 जरा कर्व देखते हैं, किसके लिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए, ये डिक्रीजिंग होगा बट यहाँ पे इंक्रीजिंग नहीं है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए और नॉन इंक्रीजिंग फंक्शंस के लिए, ठीक है। चलिए एक ही करके देखते हैं हम लोग। तो कुछ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर्व हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही एग्जांपल ले लिया मैंने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, चलो मैं ऐसे रैंडमली कर्व दिखा दे रहा हूँ, ये वाला हो गया भाई, या आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, या आप किस तरीके से, तो इस तरीके से। ये वाला कैसा है, तो ये कॉनकेव अपवर्ड है, ये कैसा है, तो ये स्ट्रेट लाइन है बच्चे, और ये कैसा है सर, ये कॉनकेव डाउनवर्ड है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, दूसरा मैं, ये क्या है, ये हमारा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर्व, ठीक है, और बोल दिया नॉन इंक्रीजिंग, है ना, बोल दिया मैंने नॉन इंक्रीजिंग कर्व्स, ठीक है, ये दिखा दीजिए जरा। तो सर इसमें इंक्रीज नहीं करेगा, इसमें या तो डिक्रीज करेगा या तो कांस्टेंट रहेगा, डिक्रीज किया कांस्टेंट रहा, डिक्रीज किया, राइट, ये दोनों डिक्रीजिंग और ये वाला कांस्टेंट, ठीक है, सही बात है। और तो सर ऐसा डिक्रीज किया, कांस्टेंट रहा, डिक्रीज किया, चलेगा। और दिखाओ सर, मैं ना कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ, ऐसा किया, फिर ये कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल सही बात है बच्चे, और फिर यहाँ से ये ऐसा डिक्रीज हो गया, चलेगा ना, कोई तकलीफ नहीं है यार, है ना। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है, ये वाला डिक्रीजिंग है, और यहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और ये वाला क्या है, ये कांस्टेंट है, वापस यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है भाई, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है सर। मतलब ये वाला और ये वाला इंटरवल
के लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा और ये वाले इंटरवल के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होगा। इसलिए जब भी हम लोग किसकी बात करेंगे, ओनली डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करेंगे, तो हम कहेंगे कि जो स्लोप रहेगा एफ डैश एक्स दैट विल बी आइदर लेस देन 0 और इक्वल टू 0। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा, करेक्ट। तो अगर ये समझ में आ गया आपको तो हम लोग अब क्वेश्चंस के ऊपर आ सकते हैं। एंड बहुत ही सिंपल है बच्चे, ठीक है। जस्ट आपको एक ही काम करना है, फंक्शन दिया है, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो आप एंड चेक इट in which interval it is increasing and which interval it is decreasing. For increasing functions slope must be, that is f dash x must be positive, and for decreasing function it must be, that is slope must be less than 0, right। दोबारा एक बार मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से ध्यान में रखना है। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन की बात की, राइट, इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट, जिसकी ज़िंदगी हमेशा जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उसकी तरक्की होती है, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, राइट। लेकिन कोई होता है टाइम बढ़ रहा है लेकिन उसकी तरक्की घट रही है, उसको क्या होता है, वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया उसका जीवन, ठीक है। तो भाई अब किस तरीके से समझना है, इंक्रीज कर रहा है या छोड़ो, टाइम जीवन हटा लो। सबसे सिंपल से एग्जांपल, बॉल को ऊपर फेंका, ठीक है, बॉल को ऊपर फेंका, हाइट अटेन कर रहा है, मैक्सिमम हाइट तक गया, राइट। तो शुरुआत में क्या हो रहा है, हाइट बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, हाइट इंक्रीज हो रही है मतलब ऊपर जा रहा है मतलब पॉजिटिव है। अरे ऊपर जा रहा है मतलब पॉजिटिव है, ऊपर नहीं, थोड़ा ऊपर, जिंदगी में बढ़ रहा है आगे, ठीक है, थोड़ा ऊपर जा रहा है मतलब पॉजिटिव सेंस में है, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंस में मतलब इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, इंक्रीजिंग फंक्शंस, राइट। अगर नीचे आ रहा है, हाइट लेस हो रही है ना, घट रही है, वो डिक्रीज हो रहा है मतलब नीचे आ रहा है मतलब नेगेटिव सेंस मतलब स्लोप नेगेटिव। याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका है, इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव सेंस, स्लोप पॉजिटिव, डिक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीज हो रहा है नेगेटिव सेंस, स्लोप नेगेटिव। याद हो गया होगा आपको, ठीक है। बस यही फंडा है बच्चे, है ना, ध्यान में रखिएगा। सिंपली फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है एंड डिफरेंशिएट करने के बाद जस्ट आपको एक ही काम करना है, किस इंटरवल में ये पॉजिटिव होगा, किस इंटरवल में ये नेगेटिव होगा, आपको बस इतना पता कर लेना है। जिसमें पॉजिटिव आया इंक्रीजिंग, जिसमें नेगेटिव आया डिक्रीजिंग, लिख देना है, आंसर हो गया, सिंपल है। आगे बढ़ना है, क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पे आने से पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ और एक चीज़ डिस्कस कर लेना चाहता हूँ कि एक मोनोटोनिक फंक्शन होता है, क्या होता है, मोनोटोनिक, है ना फंक्शन। ये क्या होता है भाई मोनोटोनिक, अब यह समझ लीजिएगा। मोनो मतलब होता है बच्चे सिंगल, ठीक है, या एक, वन, ठीक है। एंड टोनिक मतलब क्या होता है, टोन वाला, क्या, टोन वाला, है ना, एक ही टोन रहेगा उसका, ठीक है। अच्छा, एक ही टोन रहेगा मतलब क्या, या तो इंक्रीजिंग रहेगा या तो डिक्रीजिंग रहेगा, सही है। तो स्ट्रिक्टली की बात कर रहा हूं, मतलब या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा फंक्शन, तब हम क्या कहेंगे, फंक्शन है जो मोनोटोनिक है। अच्छा, मतलब मोनोटोनिक फंक्शंस के लिए या तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा या तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा। इक्वालिटी होल्ड करने की कोई चांसेस नहीं है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब मोनोटोनिक, सिंगल टोन। अच्छा सर, मोनोटोनिक इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें या तो इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है। बच्चे बड़ी सिंपल सी बात है यार, है ना, या तो इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है। तो सर ये वाला इसमें क्या कह सकते हैं कि नहीं, ये हाँ मतलब ये क्या है, ये तो क्या है भाई, ये ओनली डिक्रीजिंग है ना, या फिर नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसमें क्या तकलीफ आई थी, इसमें तकलीफ ये आई थी ना, यहाँ पे एफ डैश एक्स या तो लेस था या तो 0 था, ठीक है, दोनों की दोनों चीज़ें हो रही थी यहाँ पे आकर। इस वजह से हम लोग इसको मोनोटोनिक फंक्शन में रखते हैं। यहाँ पे दो टोन आ गया है, दो टोन कौन सा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इन दोनों में क्या है भाई, डिक्रीजिंग है, और यहाँ पे कैसा है बच्चे, तो सर ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग इसको मोनोटोनिक नहीं कहते हैं। मोनोटोनिक मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, खत्म, बस क्लियर है। अच्छा, अभी हम लोग आते हैं सवाल के ऊपर, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अभी। चलिए भाई, हमारे पास सवाल दिया हुआ है, ये है ना, बड़ा सिंपल सा सवाल है। इसमें कह रहा है एक फंक्शन है जिसको, है ना, चेक करना है कि इस फंक्शन का कौन सा इंटरवल रहेगा जिसमें ये इंक्रीजिंग रहेगा एंड कौन सा ऐसा इंटरवल रहेगा जिसमें ये डिक्रीजिंग रहेगा। तो सबसे पहला काम हमारा जो होता है कि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लें। तो स्टार्ट करते हैं, है ना, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लिख लेंगे सिंस एफ एक्स क्या हमारे पास भाई, ये है एक्स क्यूब एंड -12 एक्स स्क्वायर -1 44x + 13, राइट है, दिस इज 13। तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या आएगा, आप सभी लोग जानते हो, राइट,
एफ डैश एक्स इज दिस इज 3x स्क्वायर एंड माइनस 24x एंड माइनस 144, राइट। यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कॉमन मिलेगा 3 एंड यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस 8x एंड माइनस 48 बचेगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 48 के दो फैक्टर्स ले लीजिए, 12 एंड 8, राइट। सो मैं इसको लिखूंगा माइनस 12x एंड प्लस 4x एंड माइनस 48, राइट। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास दो फैक्टर्स आएंगे, x माइनस 12 आएगा और एक आएगा x प्लस 4, बिल्कुल सही बात है। अभी देखिएगा इसके बाद सबसे सिंपल तरीका होता है कि अगर आपके पास वेवी कर्व मेथड, ठीक है, वेवी कर्व मेथड आपको मालूम है तो बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो वेवी कर्व मेथड में क्या करना होता है कि जो एफ डैश एक्स निकालना है ना, हम तरीका क्या करें अपनाते हैं कि है ना, कंसीडर करते हैं, कंसीडर एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो एफ डैश एक्स को हम 0 अगर कंसीडर कर रहे हैं मीन्स 3 टाइम्स x माइनस 12 एंड इंटू एक्स प्लस 4 दैट इज 0। सो यहाँ से आपके पास आएगा x इज 12 एंड माइनस 4, मतलब 0 कहाँ पे हो रहा है, कौन, एफ डैश एक्स, ठीक है। कहाँ पे एफ डैश एक्स 0 हो रहा है हमने ये चेक किया, राइट। तो 0 हमारा 2 पॉइंट मिला, माइनस 12 का एक मिला और एक माइनस 4 का मिला। मैं इन दोनों पॉइंट्स को मैं नंबर लाइन पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस दिखाया जहाँ पे कि 0 आ रहा है फंक्शन का वैल्यू, मतलब एक आएगा माइनस 4 और एक आएगा प्लस 12, राइट है, बिल्कुल सही बात है। अभी अगर आपने इतना काम कर लिया, अच्छा इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ माइनस इन्फिनिटी आएगा और इस तरफ क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटी आएगा। अगर आपने इतना काम कर लिया तो अगला काम क्या होता है, अगला काम समझ के करिएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। आप चाहें तो कोई भी इंटरवल पकड़ सकते हैं। यहाँ पे कितने इंटरवल्स आपके पास मिले हैं, यहाँ पे आपके पास टोटल 3 इंटरवल्स मिले हैं बच्चे, है ना। मैं नाम दे दे रहा हूँ, इस इंटरवल नंबर 1 कह लिया, इंटरवल नंबर 2 कह लिया और इसको इंटरवल नंबर 3 कह लिया। तो एक इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 4 के बीच, दूसरा माइनस 4 से लेकर 12 के बीच और तीसरा 12 से लेकर इन्फिनिटी के बीच का आया। तो आपको जो भी इंटरवल पसंद है, ठीक है, ऑफ योर चॉइस, ठीक है। बट नॉर्मली क्या करते हैं हम कि अपना कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हम ऐसा इंटरवल सेलेक्ट करते हैं जिसमें कि 0 आ रहा हो, राइट। क्यों करते हैं समझ में आ जाएगा। जैसे 0 कहाँ पे आएगा, तो 0 इसमें आएगा, कहीं यहाँ पे बीच में 0 आया होगा बच्चे, राइट है। तो इस इंटरवल का कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, 0 सबसे आसान वाला वैल्यू, मैंने 0 पकड़ लिया। x इक्वल्स टू 0 पे एफ डैश एक्स क्या था, तो एफ डैश एक्स क्या था आपके पास डिफ्रेंशिएट करने के जस्ट बाद ये वाला, ठीक है, ये वाला टर्म पकड़ के रख लीजिए। तो एफ डैश एक्स आया था आपके पास ये 3 इंटू 0 का स्क्वायर, मैं x इक्वल्स टू 0 पे डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 44 था। सो 3 इंटू 0 का होल स्क्वायर माइनस 24 एंड इंटू 0 एंड माइनस 144 है बच्चे, राइट। तो ये 0 बच गया, क्या आपके पास निगेटिव बच गया, मतलब माइनस 144 है ना, तो निगेटिव वैल्यू आएगा, राइट। मतलब एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, सो माइनस 4 से लेके 12 के बीच में। तो आप किसी भी इंटरवल का कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, अगर उस इंटरवल के उस वैल्यू के ऊपर उसका नेचर नेगेटिव आ रहा है, मतलब उस एंटायर इंटरवल में उसका नेचर नेगेटिव है होगा, मतलब एफ डैश एक्स हमेशा नेगेटिव रहेगा। उस इंटरवल की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, मैंने जैसे अभी यहाँ से यहाँ के बीच का लिया था, है ना, तो इस इंटरवल में पूरे में नेगेटिव रहेगा। और अगर एक इंटरवल में आपके पास आ गया है, मान लीजिए कि इसमें नेगेटिव आया, हमने यहाँ पे नेगेटिव ले लिया, तो ब्लाइंडली आप यहाँ पे पॉजिटिव लिख लीजिए और यहाँ पे भी पॉजिटिव लिख लीजिए, क्योंकि अभी वेवी कर्व मेथड के हिसाब से क्या होता है कि आपके पास अगर लीनियर फैक्टर्स है ना, तो आप इसको सीधे सीधे आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हो। लीनियर फैक्टर्स मतलब कि कोई भी यहाँ पे ऐसा फैक्टर नहीं जिसके ऊपर एक्सपोनेंट है एक से ज़्यादा, मतलब अगर मान लीजिए कि इसका स्क्वायर होता, इसका कुछ पावर 3 होता, 4 होता, तो नेचर अलग होता फिर चेंज करने का कि एफ डैश एक्स किस में पॉजिटिव आ रहा है, किस में निगेटिव आ रहा है, राइट है। बट यहाँ पे चूंकि लीनियर फैक्टर है, तो लीनियर फैक्टर में सिंपली आपको वेवी कर्व मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले आप ये चेक कर लो कि आपके फैक्टर्स आपका एक्सप्रेशन 0 कहाँ पे हो रहा है। तो हमने वो चेक कर लिया कि 12 और माइनस 4 पे 0 हो रहा है, एंड वो चेक करने के बाद आप कोई भी एक इंटरवल रैंडमली पकड़ लीजिए, रैंडमली जो भी सबसे सिंपल वाला इंटरवल है आपके लिए। इसलिए हम लोग सिंपल वाला इंटरवल मतलब वो इंटरवल जिसमें कि 0 लाई कर रहा है। अब 0 वाले इंटरवल इसलिए हम लोग पकड़ते हैं कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि एफ डैश एक्स जो हमारे पास आया था, राइट, बिना फैक्टराइज किए हुए इस वैल्यू में, इस एक्सप्रेशन में मैंने क्या किया कि एक्स के जगह 0 रख लिया, तो 0 रखा तो ये कैलकुलेशन 0, ये कैलकुलेशन 0, बच गया सिर्फ माइनस 144, राइट। बट मान लीजिए कि मैं कोई दूसरा इंटरवल पकड़ता, पकड़ने को कुछ नहीं, दूसरा इंटरवल पकड़ सकते हो आप। मान लीजिए कि 12 के आगे पकड़ रहा हूँ, तो 12 के आगे मान लीजिए 15 लिया आपने,
तो अगर यहाँ पे 15 लेके देखोगे, जस्ट फॉर चेकिंग पर्पस वी आर चेकिंग इट कि सही में उधर पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो अगर 15 लिया है यहाँ पे तो आएगा 3 × 15 का स्क्वायर इज 225 एंड माइनस 24 एंड इंटू 15 आएगा एंड माइनस 144 आएगा। तो ये आएगा बच्चे आपका 675, 24 × 15 करेंगे तो आएगा 360 एंड 144 आएगा। मतलब ये 675 माइनस ये आएगा 504, राइट। तो ये देख रहे हो, ये जब डिफरेंस लेंगे तो ये आएगा 171, दैट इज पॉजिटिव। बिल्कुल सही बात है कि नहीं है? अच्छा, मतलब यहाँ से ये क्लियर हो गया है कि अगर आप लेफ्ट साइड के भी इंटरवल को भी अगर आपने चेक किया, आप कर सकते हैं चेक, तो इसमें भी पॉजिटिव आने वाला है। सो इस वजह से मैंने कहा कि जब भी आप फैक्टराइज कर रहे हो तो फैक्टराइज कर लो एंड फैक्टराइजेशन के बाद यहाँ पे f' को फैक्टराइज कर लो ताकि फैक्टर्स आपको मिल जाए और ये पता कर सको कि कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहा है, राइट है। तो वो पता करने के लिए हमने फैक्टराइज किया एंड उन वैल्यूज़ को नंबर लाइन पे दर्शा लिया, चेक कर लिया एंड इसको लोकेट करने के बाद हमारे पास जितने इंटरवल्स बचे हमने सारे इंटरवल्स को बाइफर्केट कर लिया। भैया पहला इंटरवल आया, दूसरा आया, तीसरा आया, कोई भी एक इंटरवल, बट हमेशा ध्यान में रखेंगे वही इंटरवल आप लीजिए जिसमें जीरो लाई कर रहा है। इन केस कि जीरो खुद एक ऐसा वैल्यू जहाँ पे कि वो जीरो आ रहा है f' का वैल्यू, तब सिंपल वाला कोई वैल्यू लीजिए। जैसे x का वैल्यू 1, किसी इंटरवल में 1 आ रहा हो तो आप वो वाला इंटरवल फिर चेक करो, राइट। वहाँ पे भी कैलकुलेशन कम आता है। अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो भी कैलकुलेशन कम आएगा, राइट। सो अगर जीरो वाला इंटरवल आपके पास ऑप्शन में नहीं है तो आप 1 पकड़ सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, राइट है। अच्छा, तो उसके बाद कोई भी एक इंटरवल ले लिया आपने, उसमें उसका f' का नेचर चेक कर लिया कि निगेटिव आया। तो अगर जिसमें निगेटिव आया उसके लेफ्ट साइड पे उसके राइट साइड पे दोनों में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आता दोनों साइड पे निगेटिव होता, मतलब साइन क्या होता है, अल्टरनेट होता है। अगर यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ निगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव। कल को अगर 3 आया ना, मान लीजिए कि 3 हमारे पास ऐसे x के वैल्यूज है जहाँ पे कि f' 0 हो रहा है। सपोज मैं ऐसा ले रहा हूँ कि ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, तो आपके पास 1 2 3 4 इंटरवल मिला और मान लीजिए कि आपके चेक करने के बाद इसमें पॉजिटिव आया तो इसमें निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव है तो इसमें भी निगेटिव आएगा और ये निगेटिव है तो इसमें पॉजिटिव आएगा, इस तरीके से, राइट है। तो ये चेक करने का सबसे आसान तरीका है और सबसे आसान तरीके को आप अपनाएंगे तो आपका कैलकुलेशन भी कम पड़ेगा एंड बिना किसी ज़्यादा झंझट के आप, है ना, फटाफट आंसर आप ले आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको नहीं क्या लिखा कि f' इज लेस देन 0 फॉर दिस इंटरवल एंड f' इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞। कहाँ से कहाँ, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, एक यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों इंटरवल में मतलब, तो ये दोनों इंटरवल में मतलब -∞ टू -4 एंड यूनियन 12 टू ∞, राइट। सो आप कंक्लूड कर सकते हैं लास्ट में, देयरफॉर द फंक्शन, द गिवन फंक्शन, ठीक है, द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन, किस में इंक्रीजिंग है बच्चे, जहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है स्लोप, तो इसमें इस दोनों इंटरवल में इंक्रीजिंग रहेगा इन x बिलोंग्स टू -∞ टू -4 एंड यूनियन 12 टू ∞। इंक्रीजिंग मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किसमें, इन x बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ, तो कहाँ से कहाँ हो रहा है आप चेक कर लीजिए। x बिलोंग्स टू निगेटिव किस में आया था, इसमें आया था, मतलब ये बीच वाला इंटरवल है ना, ये वाला जो इंटरवल है ना, -4 टू 12, -4 टू 12, दैट्स द आंसर, राइट। सो बड़ा सिंपल सा सवाल था ये। तो हमेशा आपको काम यही करना पड़ेगा कि कोई भी फंक्शन दिया है डिफ्रेंशिएट करिए एंड डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो आपके पास फैक्टर्स मिले हैं डिफ्रेंशिएशन का, उसको 0 के इक्वल कर लीजिए ताकि आपको ये पता चले कि किस किस वैल्यू पे आपका डिफ्रेंशिएशन 0 आ रहा है। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ डिफ्रेंशिएशन 0, अभी देखिएगा कि अगर जिस वैल्यू पे 0 आ रहा है तो उसके अलावा दुनिया में जितने भी वैल्यूज रहेंगे ना, उस पर या तो नेगेटिव आएगा या तो पॉजिटिव आएगा, दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट, राइट। कि एक वैल्यू पे 0 आया तो उसका या तो लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव होगा या तो राइट साइड पे नेगेटिव होगा, ठीक है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, राइट। तो जहां पे 0 आया उसके अलावे की दुनिया या तो पॉजिटिव वाली होगी या तो नेगेटिव वाली होगी। ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए आप कि किस तरीके से करना है। हम और एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए और अच्छे तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं कैलकुलेशन के दौरान जब आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में फाइंड आउट करना होगा। सो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमारे पास ये है कि अगर y = x + 25/x है, ठीक है, तो आपको चेक करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पे होगा, ठीक है, इसमें ये चेक करना है। मतलब सबसे पहला काम क्या करना होगा कि dy/dx फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो dy/dx क्या आएगा बच्चा, इसका डिफ्रेंसिएशन आप लिखेंगे 1
और इसका डिफ्रेंसिएशन 25 कांस्टेंट है, और 1/x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, -1/x², माइनस को आगे ले लिया। तो यहाँ से dy/dx क्या लिखोगे आप, लिखोगे एलसीएम ले लीजिए आप, x², तो ऊपर बचेगा x² -25, राइट है। आपको क्या कहता कि जब डिफ्रेंसिएशन आप फाइंड आउट कर लिया फंक्शन का, ठीक है, उसके बाद आप कंसीडर कर लीजिए, क्या कंसीडर कर लीजिए, कंसीडर कर लीजिए आप कि जो स्लोप फाइंड आउट किया ना उसको 0 ले लीजिए आप। तो dy/dx हमने 0 कर लिया, मतलब x² -25/x² को हमने 0 लिया, और ये जो x² है ना ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगा। और चूंकि यहाँ पे x 0 नहीं हो सकता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो x 0 कभी नहीं हो सकता है इसके डोमेन में, क्योंकि अगर ये x 0 हो गया तो अनडिफाइन हो जाएगा फंक्शन, तो ये तो 0 कभी नहीं होगा। तो अगर इसको डायरेक्टली इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से आप x² -25 को 0 लेंगे आप, ठीक है। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, x² -5 का स्क्वायर इज 0, मतलब x -5 एंड इंटू x + 5 दैट इज इक्वल टू 0। अभी इसकी बात का ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नंबर लाइन लिया बच्चे, ठीक है, कहाँ कहाँ पे 0 होगा यहाँ पे, तो यहाँ से 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा 5 और एक आएगा -5, राइट है। तो ये 2 वैल्यू पे 0 होगा। सो -5 को लोकेट कर लीजिए एंड +5 को लोकेट कर लीजिए, एंड बगल में आप f' लिख लीजिए कि क्या आया था। f' जस्ट डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आया था, तो ये आया था, है ना, f' आया था आपके पास x² -25 एंड बाई x², ठीक है, करेक्ट है। तो यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि हमारे पास ये जो बीच में 0 आएगा ना, यहाँ पे 0 नहीं है फंक्शन में, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 अगर ले लिया तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो रहा था, ठीक है। तो ये 0 नहीं है बच्चे यहाँ पे, राइट, अच्छी बात है। मतलब यहाँ पे हम 0 कैलकुलेशन में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम गलती से भी 0 नहीं ले सकते हैं कैलकुलेशन में कि हम 0 वाला इंटरवल पकड़ के हमने चेक कर लिया होगा काम, नहीं। अभी कोई दूसरा इसी इंटरवल की बात करो, यहाँ पे भी 3 इंटरवल मिलेगा, ये पहला इंटरवल, ये हो गया आपका दूसरा इंटरवल, और ये हो गया आपका तीसरा इंटरवल। तो चलो मैं इसी इंटरवल की बात कर रहा हूँ। सबसे आसान वाला वैल्यू कौन सा, 1 आएगा, फिर 0 के बाद तो 1 ही होता है, तो मैं इसमें से कोई वैल्यू 1 ले लिया। 1 कहाँ पे रहेगा, अगर ये 0 है तो 1 इसके जस्ट बगल में कहीं यहाँ पे आया होगा, ठीक है, तो 1 पे चेक कर लो। तो f'1 क्या आएगा बच्चे, तो 1 -25/1 आएगा, मतलब सर ये तो -24 आ गया, और जो कि लेस देन 0 है, मतलब ये वाला इंटरवल आपका निगेटिव आया, ठीक है। मतलब ये वाला इंटरवल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब ये वाला इंटरवल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं, है ना, फ्रॉम वेवी कर्व मेथड लिख लीजिएगा यहाँ पे, वेवी कर्व मेथड, है ना, क्या लिखिएगा बच्चे, f' इज पॉजिटिव, वेयर इट इज पॉजिटिव, है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ to -5 एंड f' अच्छा और भी है ना, यूनियन कर लीजिए 5 to ∞, एंड f' इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -5 to +5। बट हमें क्या बताना है, हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव वाला केस, ठीक है। तो मतलब आपको ये इंटरवल पकड़ के चलना है। सो आप फाइनली लिख लीजिएगा, है ना, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन कौन सा इंटरवल, सो x बिलोंग्स टू -∞ to -5 यूनियन 5 to ∞, राइट, दैट्स द आंसर। क्लियर, बड़ा सिंपल सा था। इस तरीके से और भी जितने भी सवाल आए आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। एंड आज मैं अपना डिस्कशन यहाँ पे स्टॉप करता हूँ इसके साथ। एंड अगर किसी भी तरह का डाउट रहा, किसी भी तरह का कोई इसमें से प्रॉब्लम आया सॉल्व करने के दौरान, या कोई भी वेवी कर्व मेथड हो या कोई भी कॉन्सेप्ट हो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया आज के टॉपिक का, अगर नहीं समझ में आया, आई ऑलवेज वेलकम योर डाउट्स, आई ऑलवेज वेलकम योर प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। सो बिना किसी झिझक की हमेशा अपने डाउट्स को मेरे सामने आप रख सकते हैं, आई ऑलवेज वेलकम। चलिए, सो नेक्स्ट लेक्चर अभी हमारा होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा के ऊपर। एंड सो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग फिर से मिलेंगे एंड डिस्कस करेंगे व्हाट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। सो टिल देन, टेक केयर योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, keep watching BST, keep learning from BST, keep promoting BST. Thank you, thanks a lot.